हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सामाजिक अध्ययन में क्लास सेकंड को करा रही थी। तो बीच में थोड़ी सी वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो आपका जो दिशा मैं यहाँ से पढ़ा रही थी, तो मैं यहीं से आपको कंटिन्यू करती हूँ। दिशाओं से आप क्या समझते हैं, इसको मैंने थोड़ा पढ़ाया था और थोड़ा वीडियो हमारी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, दिशाओं से आप क्या समझते हैं। तो दिशाओं से आप क्या समझते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिशाओं से आप क्या समझते हैं। तो दिशा क्या होती है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। यानी जो पहले बहुत प्राचीन समय में क्या होता था, जो वास्तुशास्त्र होते थे वो उनके लिए दिशाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, दिशाओं के माध्यम से ही क्या होता, आपका घर, मकान, भवन, ये सब आपके दिशाओं के माध्यम से बनते थे। और क्या होता था, जो दिशाएं जो होती थी, दिशाओं के द्वारा ही लोग दिन का, रात का, इन सभी का पता लगाते थे। ठीक है, आज भी लोग पता लगाते हैं कि सूर्य को देखकर कि सूरज निकल रहा है तो उससे दिशा का पता लगाते हैं। जब सूरज छिपता है तो उससे दिशाओं का पता लगाते हैं। पूरब से निकलता है, पश्चिम से छिपता है, इस तरीके से देखते हैं कि सूरज पूरब से निकला यानी ये पूरब दिशा है, और पश्चिम में छिपता है तो जान जाते हैं कि ये पश्चिम दिशा है। तो इस तरीके से दिशाओं का हम पता लगा सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र में दिशाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक इमारत की संरचना बनाने के लिए दिशाओं का सही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो पुराने समय में लोगों को प्रति मिनट दिशाओं के बीच की जांच करने की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो सूर्य की छाया देखने हेतु प्रयोग की जाती है। पहले लोग सूर्य के प्रकाश से, उसकी छाया से ही बता देते थे, समय का अनुमान लगा लेते थे, बता देते थे कि कितना समय हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, अब तो घर में घड़ी आ गई है तो उसके माध्यम से आप समय का पता लगाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, दिशाओं के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से दिशाओं और समय का पता लगाया जाता था। फिर क्या है, आधुनिक तकनीकी दुनिया में चुंबकीय कंपास दिशाओं की जांच करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब दिशा किसके द्वारा मापी जाती है, अब दिशा को हम किसके द्वारा पता लगाते हैं, जो हमारा चुंबकीय कंपास आता है उसके द्वारा हम दिशाओं को पता लगाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में केवल 8 दिशाएं उपलब्ध थी। पहले क्या था, पहले 8 दिशाएं मानी जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब केवल 4 दिशाओं को माना जाता है। और फिर उसके बाद जांचने के बाद 10 दिशाएं मानी गई। और उसके बाद अब क्या हुआ, जो कंपास की त्रिज्या कुल उसमें 360 डिग्री होती है, तो प्रत्येक दिशा की 45 डिग्री पर जांच की जाती है। तो 45 45 90 हो गया, और 45 45 90 यानी कि 45 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। सॉरी, 45 डिग्री पर जांच की जाती है। तो इस तरीके से दिशा आपको 10 दिशाओं में मापी गई। इस 10 दिशाओं में 4 मुख्य दिशाएं मानी जाएंगी आपकी, जो मानी जाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये हैं आपकी दिशा, और इसका क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, मानचित्र क्या है, मानचित्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मानचित्र क्या होता है और इनके प्रकार को बताइए। इस तरीके से प्रश्न आता है, मानचित्र क्या है, क्या ये पूछ ले मानचित्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए या मानचित्र के प्रकार बताइए। तो इसके बारे में जानते हैं। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र जो होता है वो समान रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह या समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र का अर्थ क्या होता है या इनकी परिभाषा किसने किसने दी। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र भूगोल का एक अनिवार्य उपकरण है, यानी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यह यंत्र है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, ये एक ऐसी सांकेतिक लिपि है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, भूगोल का अपरिमित ज्ञान रूपी खजाना छिपा है। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में हम मैप कहते हैं, और ये मैप शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है। लैटिन भाषा में मैप्पा का शाब्दिक अर्थ कपड़े का मेजपोश या रुमाल होता है। अतः मध्यकालीन युगों में कपड़े पर बने संसार के चक्र, मानचित्र, मैप्पा मुंडी कहलाने लगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा मानचित्र की परिभाषाओं को दिया गया है। मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। ये फ्रिंच और ट्रिवार्था का कहना है। निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण ही मानचित्र है। ये किसका कहना है, एफ.जे. मांकहाउस का। और डडले स्टैम्प ने क्या कहा है, डडले स्टैम्प ने कहा है कि मानचित्र धरातल अथवा उसके किसी भाग का तथा वहाँ के भौतिक और राजनीतिक लक्षणों आदि का अथवा खगोलीय पिंडों का कागज या किसी अन्य पदार्थ की समतल सतह पर निर्मित ऐसा चित्र है जिसमें अंकित प्रत्येक बिंदु निश्चित मापनी या प्रक्षेप के अनुसार अपनी भौगोलिक अथवा स्थिति के अनुरूप स्थित होता है।
तो अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, थीमैटिक मानचित्र और भू राजस्व मानचित्र। तो चलिए सबके बारे में पढ़ते हैं, कौन सा मानचित्र कौन कौन किस प्रकार के होते हैं। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे कि आपका पर्वत है, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सभी को जो दर्शाने के लिए जिस हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं भौतिक मानचित्र। अगला है राजनैतिक मानचित्र, जैसे कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के अलग अलग देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जिन मानचित्र का प्रयोग होता है दर्शाने के लिए, उन्हें हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। थीमैटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं या हमें अलग अलग जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। ये सभी इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं वो थीमैटिक मानचित्र कहलाते हैं। फिर क्या है? भू राजस्व मानचित्र। भू राजस्व मानचित्र क्या होता है? इस मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भूप्रयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवांशों और औद्योगिकों के क्षेत्रों को दिखाया जाता है। अब देखिए अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक सेकेंड रुक जाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी में किसी स्थान की भौतिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा क्या किया जाता है? पृथ्वी में किसी स्थान की भौतिक स्थिति का निर्धारण या उसका पता लगाया जा सकता है। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? किसी भी स्थान का अक्षांश जो होता है वो धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की दिशा को, और किसी भी स्थान का जो देशांतर होता है वो धरातल के उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। दुनिया का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से जाना जाता है। फिर अगला है, अब देखिए महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप और महासागर किसे कहते हैं? तो ये आपका है महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप एक विशाल जमीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है। ठीक है, ये एक विशाल जमीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है। यह आकार में काफ़ी बड़ा होता है, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका महाद्वीप। ये आपके महाद्वीप हैं, जैसे कि आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, ये सब आपके महाद्वीप हैं जो आपके कैसे भाग हैं? जो आपके विशाल जमीन का फैलाव या भूभाग होते हैं। ठीक है, अगला है महाद्वीप कितने होते हैं? तो आपको पता है हमारे विश्व में कुल 7 महाद्वीप होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सभी महाद्वीप आपके 7 महाद्वीप होते हैं। ओशियन यानी महासागर अब किसे कहते हैं? तो ये महासागर, हम सागर का मतलब ही होता है पानी, समुद्र। ठीक है, तो महासागर यानी ओशियन किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आता है तो हम क्या लिखेंगे? महासागर वह समग्र लवण जल राशि है जो पृथ्वी के लगभग 3/4 पृष्ठ पर फैला हुआ है। यानी पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग में क्या है? आपका जल पाया जाता है। तो ये 3/4 भाग पर फैला हुआ है। महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र तथा खाड़ी कहते हैं, यानी उनके छोटे छोटे हिस्सों को समुद्र और हम खाड़ी कह देते हैं। सबसे बड़ा समुद्र भूमध्य सागर है। क्या, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, जो 8,13,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने महाद्वीप आपके थे? आपके कुल 7 महाद्वीप थे। और सागर कितने हैं आपके? 7। आपके 5 महासागर हैं। कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर जिसे कहते हैं। तो आपके 7 क्या है? महाद्वीप हैं और आपके 5 महासागर हैं। तो ये आपके महाद्वीप हो गए और ये आपके महासागर हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 5 महासागर हो गए। ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, प्रशांत और हिंद महासागर, ये आपके 5 महासागर हो गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना से बचाव के उपाय बताइए। तो सड़क दुर्घटना से बचाव के क्या उपाय हैं? तो सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय हैं। हम 5 उपाय इसलिए लेकर आए हैं, वैसे तो बहुत से उपाय हैं लेकिन हम 5 लेकर आए हैं क्योंकि आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है या 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो बस आपको इतना ही लिखना, 5 पॉइंट आपको लिखना रहेगा।
तो सड़क पर अपने बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा है सड़क पार करते समय ट्रैफिक की आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है ट्रैफिक नहीं आने पर जल्दी से सड़क पार करनी चाहिए। पांचवा है महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर ही चौराहा पार करें। तो ये आपके 5 उपाय थे सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए। फिर अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? सामाजिक अर्थशास्त्र जो होता है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द जो है वो आपके संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, जिसका अर्थ होता है धन, और शास्त्र संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? धन का अध्ययन। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो क्या होता है? धन का अध्ययन करना। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना जरूरी है या आवश्यक है। फिर अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध है या शिक्षा है या परिवार है या स्वास्थ्य है या कानून है या राजनीति है या धर्म है या सामाजिक संस्था है और युद्ध इत्यादि में आपके अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका आता है अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। तो अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ये 2 महत्व होते हैं। सैद्धांतिक महत्व कौन कौन से होते हैं? विधि ज्ञान हेतु ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांतों में वृद्धि करना, तर्क शक्ति में वृद्धि करना और विश्लेषण शक्ति में वृद्धि, अन्य शास्त्रों से संबंध का ज्ञान करना, ये सैद्धांतिक महत्व है। अगर आपसे पूछता है अर्थशास्त्र के महत्व बताइए तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र के 2 महत्व होते हैं, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक महत्व। ठीक है, कौन कौन से महत्व होते हैं? सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व होते हैं। सैद्धांतिक महत्व अगर आपसे पूछता है तो केवल आपको ये 3 आपको ये इतने सारे पॉइंट बस लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको लिखना है विधि ज्ञान हेतु सैद्धांतिक महत्व, ज्ञान में वृद्धि हेतु सैद्धांतिक महत्व, सिद्धांतों में वृद्धि करने हेतु सैद्धांतिक महत्व और तर्क शक्ति में वृद्धि करने हेतु सैद्धांतिक महत्व, विश्लेषण शक्ति में वृद्धि करने हेतु सैद्धांतिक महत्व, अन्य शास्त्रों से संबंध का ज्ञान प्राप्त करने हेतु सैद्धांतिक महत्व। अगला है व्यवहारिक महत्व। तो व्यवहारिक महत्व कौन कौन से हैं? जैसे कि उत्पादकों को लाभ, श्रमिकों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ, और के व्यवहारिक महत्व के द्वारा उत्पादकों में लाभ होता है, व्यवहारिक महत्व के द्वारा श्रमिकों में लाभ होता है, और व्यवहारिक महत्व के द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ होता है, व्यवहारिक महत्व के द्वारा व्यापारियों को लाभ होता है, व्यवहारिक महत्व के द्वारा सरकारों को लाभ होता है और व्यवहारिक महत्व के द्वारा समाज सुधारकों को लाभ होता है। व्यवहारिक महत्व के द्वारा राजनीतिकों को भी लाभ होता है, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, देश के उत्थान में लाभ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर आपका आएगा इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो इतिहास कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि और यह इतिहास के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास या राजनैतिक इतिहास या राजनयिक इतिहास। ठीक है, तो ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने भी चैप्टर से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी मैं इसमें लेकर आई हूँ। अगर 1-2 चैप्टर से अगर अब मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट भी जाएगा तो मैं वो आपके राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ से कवर करा दूँगी। और इतना अगर आप 2 वीडियो ये आप पढ़ लेंगे तो अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं और स्मार्ट स्टडी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप ये 2 वीडियो पढ़िए, इधर उधर के चक्कर में नहीं लगिए, क्योंकि आपके जो 1 तारीख से लेकर आप रिवीजन क्लास शुरू कर दीजिएगा, रिवीजन शुरू कर दीजिएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पवन सीरीज़ और राजन सीरीज़ में अब लेकर आऊँगी अति लघु और आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।